अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहेदिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हैदराबाद के अवाम के लिए पीने के पानी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने हुकूमत ने गोदावरी से सरबराही आब स्कीम के 2 मरहलों का किया आगाज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की तकरीब में शिरकत। 70 लाख किसान परेशान, तेलंगाना हुकूमत मदद करने तैयार नहीं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को फेल करार देने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आबी उमूर पर तवज्जो देने में मसरूफ। KTR ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना ग्रुप 1 की रैंकिंग लिस्ट मंसूख, पर्चों की दोबारा जांच का हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। ग्रुप 1 में बेकायदगियां हुई और आज अदालत ने इस पर मोहर लगा दी। BRS लीडर डी कौशिक रेड्डी ने लगाया रेवंत हुकूमत पर इल्जाम। हिंदुस्तान के नए नायब सदर का इंतखाब, 781 अरकान पार्लियामान वोट डालने के अहल। मोदी, सोनिया गांधी, खड़गे समेत अहम शख्सियात ने अपने वोटों का किया इस्तेमाल। गाजा में इसराइली फौज की खूनरेज कार्रवाइयाँ जारी। जालिम इसराइली फौज ने गाजा में मजीद 52 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। एक मासूम बच्चा भी शुहदा में शामिल। और नेपाल हुकूमत ने आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाएगी पाबंदी हटा दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी अपने ओहदे से दे दिया इस्तीफ़ा। हेडलाइंस आपने देखी। और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के अवाम के लिए पीने के पानी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने हुकूमत ने गोदावरी से सरबराही आब स्कीम के 2 मरहलों का आगाज़ कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने 7,360 करोड़ रुपये से तकमील किए जाने वाले गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर स्कीम मरहले 2 और 3 का संग बुनियाद रखा। प्रोजेक्ट में हुकूमत की हिस्सेदारी 40%, जबकि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की 60% होगी। हुकूमत ने 2 सालों में प्रोजेक्ट की तकमील का फैसला किया। वाटर वर्क शोबे की जानिब से प्रोग्राम के दौरान रेवंत रेड्डी ने नए तामीरशुदा 15 ज़खायर आब का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत हैदराबाद के पीने के पानी के मसले को मुस्तकिल हल करना चाहती है। कालेश्वरम को फेल प्रोजेक्ट करार देने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज आबी उमूर पर नए प्रोजेक्ट का ऐलान करने पर मजबूर हैं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी समेत कांग्रेस कायदीन मुसलसल कई सालों से झूठ बोलते आए हैं, जिस पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। उन्होंने किसानों को यूरिया की कमी के हवाले से BJP की मरकज़ी हुकूमत पर भी तनकीद की। KTR ने यह भी कहा कि आज 70 लाख किसान परेशान हैं और तेलंगाना हुकूमत भी मदद करने तैयार नहीं है। Project to bring water from Mallana Sagar, which is an integral part of Kaleshwaram project. So इनका जो रोना धोना पिछले 3-4 साल से चल रहा है, आज अवाम को पता चल गया कि ये सब नाटक था, ये सब दोगलापन था। आज आप कुछ भी कहें, आप चाहे कुछ भी कह लें, बात तो यह है कि कालेश्वरम तेलंगाना के लिए सबसे बड़ी कामधेनु थी और तेलंगाना के किसान हित थी। तो चीफ मिनिस्टर से हम यही डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी से भी यही डिमांड करते हैं कि आप पहले तो माफी मांगो तेलंगाना की जनता से कि इतने साल 5-6 साल से आप जो झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हो कालेश्वरम पे, उसका आज सच्चाई बाहर आ गया। PC घोष कमीशन के बाद उसमें भी नतीजा तो साफ है कि कोई घोटाला नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए हम चीफ मिनिस्टर से, कांग्रेस पार्टी से हम डिमांड करेंगे कि आप पहले आप झूठ बोलने के लिए आप माफी मांगो, फिर जाके फाउंडेशन करो। सवाल किया था दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से और भाजपा से, कि आप क्यों यूरिया की जो क्राइसिस आज तेलंगाना में काफी ज्यादा है, जहां जिसको लेकर 70 लाख से ज्यादा किसान भाई हमारे परेशान है, इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे हो। हमने उनको मौका भी दिया था, अलर्ट भी किया था। हम जाके JP नड्डा जी से मिले और वहां कांग्रेस BJP के जो गवर्नमेंट में लीडर हैं, अहम लीडर, उन सबसे मिले। रिक्वेस्ट हमने किया कि आप इस क्राइसिस को रिजॉल्व करिएगा, 70 लाख किसान बेचैन है। पर आज तक ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार दोनों भी कुछ कर पाए। इसीलिए हमने तय किया कि किसान के हित में आज हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन से दूर रहने का फैसला हमने लिया। हमारे जो राज्यसभा मेंबर हैं उनसे सबसे कंसल्ट करने के बाद हमने ये फैसला लिया। फैसला लेना था पार्टी में चर्चा करके, KCR जी ने फैसला ले लिया। इसके बाद इस इश्यू पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लीडरशिप में तेलंगाना उड़ता तेलंगाना बन गया। 12,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है, और वो भी किसको मिलता है। मुंबई पुलिस आके यहाँ पे छापा मार के, यहाँ पे 2-4 महीने यहाँ रह के, एक फैक्ट्री में घुस के वहां वर्कर के रूप में काम करके पूरा तय करने के बाद कि इसमें ड्रग्स का धंधा चल रहा है, तब जाके वहां रेड होता है। मैं पूछना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर से, आपको क्या
तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहान से मुताल्लिक बड़ा फैसला सुना। अदालत ने 10 मार्च को जारी करदा रैंकिंग लिस्ट को मनसूख करने के अहकाम जारी किए। साथ ही मेन इम्तिहान के पर्चों की दोबारा जांच रीवैल्यूएशन करने की हिदायत दी और कहा कि नई जांच के बाद ही मेन इम्तिहान के नतीजे दोबारा जारी किए जाएँ। अदालत ने TGPSC को इस अमल के लिए 8 महीने का वक्त दिया है। अगर दोबारा जाँच मुमकिन न हो तो नए सिरे से इम्तिहान मुनक़िद करने का हुक्म भी दिया गया है। BRS लीडर P कौशिक रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इल्ज़ाम लगाया कि हमको पहले से शुबा था कि ग्रुप 1 में बेकायदगियाँ हुई हैं और आज अदालत ने इस पर मोहर लगा दी, जिससे साफ महसूस होता है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत नाअहल है। उन्होंने कहा कि शफाफ तकर्रुरात ज़रूरी हैं ताकि मुस्तहिक़ बेरोज़गारों को नौकरियाँ फराहम करने का काम किया जा सके। याला हाई कोर्टे याला तప్పుడు తడక याला తప్పుడు చేసినావు నువ్వు याला ఖచ్చితంగా రీవాల్యుయేషన్ అని చేయండి లేకుంటే మళ్ళా ఎగ్జామ్ రీషెడ్యూల్ చేయండి 8 months లోపల అని స్వయంగా ఇయాల హైకోర్టే చెప్పింది. ఎస్ నేను దీని గురించి 6 నెలల ముందే చెప్పిన, మళ్ళా చెప్తున్నా గట్టిగా చెప్తున్నా వినండి. ఇయాల రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బరాబర్ గ్రూప్ 1 పోస్టులు అన్నీ కూడా అమ్ముకున్నది. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు CMO ఆఫీసే ఇయాల డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళకి పోస్టులు ఇచ్చిండ్రు. దీనికి ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా చెప్తా మీకు. ఎందుకు ఇంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానని మళ్ళొక్కసారి గుర్తు చేస్తా. కేసీఆర్ గారు గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వేసిన రోజు 503 పోస్టులకు వేసి గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్ వేసిండు. వేసిన తర్వాత అదే కంటిన్యూ చేస్తే బాగుండు, కానీ వీళ్ళు అతి కకృతి కదా. దాంతో ఏం చేసిండు, దాన్ని ఇంకొక 50 పోస్టులు వేయించి 563 అని పోస్టులు పెట్టి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎవరు పడితే వాళ్ళు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా రాయొచ్చు అనేది పెట్టి ఇలా పోస్టులు అమ్ముకున్న చరిత్ర ఇలా ఓటు నోటు దొంగ అయిన రేవంత్ రెడ్డిదే మరొకసారి అడ్డంగా దొరికిపోయిండు. ఇలా 563 మంది పోస్టులు కూడా ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు లక్షలాది రూపాయలకు అమ్ముకున్నాడు. ఇది CMO ఆఫీస్ నుంచి నడిచింది. साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने भी कहा कि ग्रुप 1 के पर्चों की दोबारा जांच का तेलंगाना हाईकोर्ट का हुक्म रेवंत हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत नाअहल साबित हो गई, जिसकी वजह से अदालत को मुदाखलत करना पड़ा। शफाफ तकर्रुरात के जरिए बेरोजगार नौजवानों को नौकरियाँ देने के बजाय सियासी मफादात के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर काम करने का भी KTR ने अपने बयान में इल्ज़ाम आयद किया है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात के सिलसिले में BRS ने बाइकआउट किया था। हम तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने कहा कि तेलंगाना के फर्जंद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को कामयाब बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया कि मामला सियासी जमातों से बालातर है और तमाम तबक़ात को तायद करना चाहिए। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर भी तनकीदें की और सवाल किया कि जब कोंडा पोचम्मा सागर से 15,000 करोड़ में हैदराबाद को पानी पहुँच सकता है तो फिर मल्लाना सागर प्रोजेक्ट पर 7,500 करोड़ रुपये क्यों खर्च किए जा रहे हैं। ఎట్లా అయితే అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించాలో అట్లానే మనవాడు అనుకున్నప్పుడు ఒక మేధావి రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, మరి అటువంటి బిడ్డకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఒక కంప్లీట్ ఆపోజిషన్ పార్టీ అభ్యర్థిగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక పార్టీలు సపోర్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి గెలవాలని కోరుకోవడం కూడా అది డెఫినెట్గా ఒక పాజిటివ్ ప్రాంతీయవాదం అవుతుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇది పార్టీలకు అతీతంగా తెలంగాణ బిడ్డ కాబట్టి ఆయనకు ఒక అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి. అంటే నేను ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు జీవితంలో మర్చిపోలేను. శేషన్ గారు అని ఉండే TN శేషన్ గారు అని, ఆయన వచ్చేంత వరకు కూడా ఎవరికి అసలు భారతదేశంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ అని ఒకటి ఉందని మా సామాన్య ప్రజలకు తెలియదు. కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆ పోస్టుకు వన్నే వచ్చింది. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా గెలిస్తే డెఫినెట్గా వైస్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టుకు కూడా వన్నే తెస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అనేక సందర్భాల్లో ఆయన చూసినాం, ఆయన ఇచ్చినటువంటి పాజిటివ్ తీర్పులు కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్టీస్ కానీ చూసినాం. అటువంటి అవకాశం వారికి వస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు, కాళేశ్వరం అనేది కూలిపోయింది అని మాట్లాడారు. నిన్న వెళ్ళి అదే కాళేశ్వరంలోంచి ఆ కాళేశ్వరంలో ఒక భాగమైనటువంటి మల్లన్న సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్కు తాగునీటి పథకం కింద 7,500 కోట్ల రూపాయలతో శంకుస్థాపన చేసి వచ్చారు. అదే ప్రాజెక్టు గత 2 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రణాళిక వేసింది 1,500 కోట్లకు. కొండపోచమ్మ సాగర్ నుండి హైదరాబాద్కు నీళ్లు తీసుకొస్తే 1,500 కోట్లలో అయిపోయేదానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు बिजनेस इंटरनेशनल नेटवर्क की जानिब से हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। सरगर्मी और मनसूबों के हवाले से तमाम तर तफसीलात से इस मौके पर वाकिफ करवाया गया। संजय सिंह, सतीश कुमार और दीगर ने मीडिया के लिए बयानात दिए।
And I would like to welcome all of you to this largest MSME Expo that is going to happen on 13th and 14th of September at SS Convention. We have thousands of business owners and professionals coming under one roof. Lot of collaboration opportunities, lot of business opportunities. 200 plus stalls that are there across 20 plus industries. So it's an opportunity if you are in a business, if you are a startup, if you are a person who's thinking, I want to join the entire entrepreneurial journey. If you're a person looking for any kind of mentorship, if you're a person who just wonders what should I do this weekend, any state of mind that you are in, you should be there on 13th and 14th at SS Convention to experience Telangana State's biggest MSME Expo that is ever going to happen. 4,000 plus people that are going to be there, a footfall of close to 7,000, 8,000 people that is going to be there. So don't miss an opportunity to expand your mind, to see opportunities for yourself, your family, and join a platform which is only for growth, growth, growth and growth. शहजाबाद में करीब 2 करोड़ रुपए मालियती मंसूख शुदा करेंसी को जब्त कर लिया गया। नारायणगढ़ के शांति तट के सामने वाक़ कैनरा बैंक के करीब 2 अफराद को और वाटर वर्क्स दफ्तर के करीब 2 दीगर अफराद को ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब उनके पास मौजूद 3 बैगों की तलाशी ली गई तो पुलिस ने तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत के मनसूख शुदा 500 और 1000 रुपये के नोट बरामद कर लिए। पुलिस ने इन नोटों को जब्त कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए मुलज़िमीन को नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में पेश आए कत्ल के वाक़े के हवाले से दरभंगा बिहार के 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुस्तानदी में मिली लाश के बाद पुलिस हुकाम ने इस सिलसिले में तफसीली जांच की और तहक़ीक़ात के बाद 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया। We arrested 2 accused persons, both belongs to Darbhanga district of Bihar state, where these 2 accused persons involved in a murder case which was reported in the Ambarpet police station on 21st August 2025. We got an information from the public saying that some unknown dead body was lying on the Musi river. So based on that information, our police reached there and we registered a murder case and the body shifted to the Osmania General Hospital for a post-mortem. Based on that information, we didn't get any clues, but after 10 days we got a missing complaint in the Mehdipatnam PS where the deceased, where one man missing case was registered, where we identified that the man was Mr. Muhammad Shohrab. He was also belongs to the Bihar state. Based on that information, we detected the case and we arrested 2 persons under the leadership of ACP Kachiguda and SHO Ambarpet Mr. Kiran Kumar and DA Detective Inspector Muhammad Hafiz and his team traced all the details of accused and victim persons and we arrested today. और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। हिंदुस्तान के नए नायब सदर का इंतखाबी कॉलेज के मौजूदा 781 अरकान पार्लियामेंट ने किया। सहमति के लिए हुक्मरान कौमी जमहूरियत इत्तेहाद एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में आमने सामने रहे। इस इलेक्शन में राज्यसभा के मुंतखब अरकान, नामजद अरकान और लोकसभा के मुंतखब अरकान ने हिस्सा लिया। लोकसभा में कुल अरकान की तादाद 543 है, लेकिन इस वक्त एक नशिस्त खाली है जिसकी से 542 अरकान इसमें अहल थे। राज्यसभा में कुल अरकान की तादाद 245 है, लेकिन वहाँ 6 नशिस्तें खाली हैं और वहाँ से 239 अरकान ही वोट डाल सके। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 391 वोटों की ज़रूरत थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सोनिया गांधी, खड़गे और दीगर अरकान पार्लियामेंट ने इब्तदाई औकात में ही पहुँचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया। और इस दौरान एसपी सदर अखिलेश यादव ने मीडिया से मुख्तसर बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, पहले लोगों को इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो, यही बीजेपी की पॉलिसी है। साबिक नायब सदर धनखड़ लापता हैं और अब इलेक्शन करवाए गए। आपको कैसे पता? अब आप आंकड़े देखिए। नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना। नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं
उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप कहते हैं? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एसआईआर मामले पर फैसला और आधार कार्ड को सबूत के तौर पर तस्लीम करने की हिदायत ने हमारा अदालत पर भरोसा और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने ये रद्द अमल दिया। आइए देखते हैं उनका ये बयान। My lawyers have responded today. Election Commission lied, and we have responded to them effectively and appropriately. And I'll take it to the logical conclusion. No, because that's the way BJP tries to steal an election. They tried stealing an election in Maharashtra, in Haryana, and now they are trying it in Bihar. We will not let that happen. And the Honorable Supreme Court has upheld a lot of our demands. There's a lot of response for the Congress party. People are very happy that Mr. Rahul Gandhi has taken up the issue of vote chori and also the other issues that he took up during the Bharat Jodo Yatra and subsequently protecting the constitution. I think these are issues that everybody is very happy about. Well, RSS is a non-registered organization. It's like a secret society and its past has been a very questionable past. और बात करेंगे फ़लस्तीन की। जानिब इसराइली फ़ौज ने गजा में मजीद 52 फ़लस्तीनों को शहीद कर दिया। सयूनी फ़ौज ने रिहायशी इमारतों और पनाहगज़ीनों के कैंपों पर हमले किए। जनीन में वाक़ कैंप में ख़ाब इसराइल की फायरिंग से एक बच्चा भी शहीद हो गया और एक बच्चा शदीद ज़ख्मी हुआ। जनीन के अस्पताल ने इसकी तस्दीक की है। इस दौरान फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट एसोसिएशन ने इत्तला दी कि उनकी टीम ने एक 17 साल बच्चे को कंधे में क़ाबिज़ फ़ौज की फायरिंग की वजह से शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। ज़ालिम फ़ौज ने इसी दौरान 8 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फ़ौजी चौकी में मुंतकिल कर दिया गया। जनीन के कैंप पर ख़ाब इसराइल के हमले 21 जनवरी से जारी हैं और मुतादिद शहरियों की शहादत हो चुकी है और इस दौरान तकरीबन 22,000 शहरियों को ज़बरदस्ती घरों से बेघर किया गया और उन्हें अपने घरों में वापस जाने की इजाज़त भी इसराइल की ज़ालिम फ़ौज नहीं दे रही है। और इस दौरान नेपाल से भी बड़ी खबर आई है। नेपाल में बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ने हुकूमत की मुबैना बदगुमानी के खिलाफ मौलिक मुजाहरों के बाद अपने 3 वज़रा के इस्तीफ़ा देने के बाद अपना भी ओहदा छोड़ दिया और इस्तीफ़ा दे दिया है। शदीद मुखालिफत और मुजाहरों के दरमियान नेपाल हुकूमत ने आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई गई पाबंदी हटा दी। इस फैसले से पहले खटमंडू और मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़ी तादाद में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। इन झड़पों में कम से कम 20 अफराद की हलाकत की इत्तलात है जबकि 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। फ़ौज की तायुनाती सूरत हाल को काबू में रखने के लिए खटमंडू में नेपाली फ़ौज को तायुनात किया गया। फ़ौजियों ने पार्लियामेंट की इमारत के इर्द के इलाकों को कंट्रोल में किया। पुरतशद्दुद झड़पें और अमवात ये मुजाहरा बुनियादी तौर पर जनरेशन ज़ी नौजवान नस्ल की क़यादत में कर रही थी जिसमें स्कूल के तलबा समेत हज़ारों नौजवान भी शामिल थे। About to the support to GNG and my son took that banner right in front here around 2:30. Then after I was in the different area near my home, so I called him 3 times. He didn't pick the phone. After 4 o'clock, the phone was switched off. Then I came right here, and I talked with us all the GNG young guys. So then after I came to the police. The police hit me here, and here. I am not so feeling happy. I'm not feeling good. So I want. Right now, the president dissolved this government, and I want to lead this. I will take a responsible of this movement from right now, and I will call all the GNG guys who are in the field. They are the leader. Who are in Facebook? They are not leader. We don't want to the Facebooker. So right now, I want to call the president and the chief of the army staff. Talk to us. Then I want that 18-20 bodies in front of the army headquarters, and I could call their family, and I will take all the responsible. Thank you very much, sir. My son name is Samraji Bahadur Khandga. He is working in Indian Embassy. He just joined the Indian Embassy as a chief instructor 1 week before. Thank you very much, sir. So what is the status of your son? I don't know. In all hospital, we didn't found him. So he is finished from here. So I think the lot of people told me 30 bodies inside this building, 30 bodies. So right now हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। ऐसे हमारा देश को बहुत सारा स्टूडेंट लोग मर गया है, इसलिए हमें ये केपी को हमारे देश से निकालना चाहिए।
और हम जैसा स्टूडेंट को ना ये हमारा देश। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। हैदराबाद के अवाम के लिए पीने के पानी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने हुकूमत गोदावरी से सरबराही आब स्कीम के 2 मरहलों का किया आगाज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की तकरीब में शिरकत। 70 लाख किसान परेशान, तेलंगाना हुकूमत मदद करने तैयार नहीं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को फेल करार देने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आबी उमूर पर तवज्जो देने में मसरूफ। KTR ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना ग्रुप 1 की रैंकिंग लिस्ट मंसूख, पर्चों की दोबारा जांच का हुक्म। तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। ग्रुप 1 में बेकायदगियां हुई और आज अदालत ने इस पर मुहर लगा दी। VRS लीडर B कौशिक रेड्डी ने लगाया रेवंत हुकूमत पर इल्जाम। हिंदुस्तान के नए नायब सदर का इंतखाब, 781 अरकान पार्लियामान वोट डालने के अहल। मोदी, सोनिया गांधी, खड़गे समेत अहम शख्सियात ने अपने वोटों का किया इस्तेमाल। गाजा में इसराइली फौज की खूनरेज कार्रवाइयाँ जारी। जालिम इसराइली फौज ने गाजा में मजीद 52 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। एक मासूम बच्चा भी शुहदा में शामिल। और नेपाल हुकूमत ने आखिरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाएगी पाबंदी हटा दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने भी अपने ओहदे से दे दिया इस्तीफ़ा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।